बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहीम हूँ और मेरे साथ हैं फ़खर रहमान साहब, मेरे साथ हैं ज़ुल्करनैन इकबाल और मेरे साथ हैं राजा मोहसिन एजाज़। और आज भी जो बड़ी ख़बर है, अदालती बड़ी ख़बर, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, और उस पर समाअत अब कल 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी हुई। आज वही जो हम पिछली समाअतों में देखते रहे हैं, आपस में तकरार भी हुई, वकला के साथ भी, जजेस के दरमियान भी, अहम नुकात पर भी डिस्कशन हुई। लेकिन जानते हैं, सबसे पहले मोहसिन की तरफ जाते हैं। मोहसिन, हेडलाइन क्या है आज की? हेडलाइन आज भी वही थी जी। चीफ जस्टिस साहब जो है वो जब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की तरफ से सवालात किए जाते थे तो वो उस मौके पर हमने 2-3 मुख्तलिफ चीज़ें देखी। एक मौके पर ये कहा गया, आज जब फैसल सिद्दीकी एडवोकेट जो कि MQM पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे, जब उनसे सवालात किए जस्टिस मुनीब अख्तर ने, जस्टिस इजाज़ुल हसन ने, तो उन्होंने वकील साहब को ये कहा कि आप अपने दलाइल जारी रखें, सवालों के जवाब ना दें। ये बड़ी एक ऐसी, हमें देखें अदालत में डिवीज़न की खबरें तो काफ़ी अरसे से आ रही हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कमरे अदालत में यूं एक जज दूसरे जज को, मुअज़्ज़ज़ रुकन जो बेंच के दूसरे हैं, उनको इस तरीके से रोके। यानी तफरीक वाज़े नज़र आ रही थी, वाज़े नज़र आ रही थी। और फिर एक मौके पर तो यहाँ तक कह दिया चीफ जस्टिस साहब ने जस्टिस मुनीब साहब को कि आप अगर इस हवाले से ज़हन बना चुके हैं तो फिर फैसला लिख दें। तो ये ऐसी चीज़ें थी कि बड़ी, मुझे तो ज़ाती तौर पे बड़ी अजीब लगी। ऐसा आम तौर पर होता नहीं है कि आपस में जो है वो बेंच एक दूसरे को इस तरीके से रोके सवालात करने से। सवाल जब रखा जाता है तो वकला उसका जवाब देते हैं, अदालत को असिस्ट करते हैं, इसीलिए वकला कमरा अदालत में मौजूद होते हैं। लेकिन एक चीज़ और देखें कि केस कहा जाता रहा बार बार रिमार्क्स में कि आज आखिरी दिन होगा, यानी पिछली समाअत पर भी, आज वाली समाअत पर भी। लेकिन आज MQM पाकिस्तान के वकील जो कि इस एक्ट के हक में दलाइल दे रहे थे, उन्हें आज पूरा दिन, जो आज की यानी पूरे दिन की जो समाअत थी वो उनके नाम थी। आखिर में कोई 5 मिनट जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल को मिले और 1-1.5 मिनट जो है वो अटॉर्नी जनरल साहब ने आकर कहा कि मुझे कुछ 60 मिनट चाहिए होंगे, चाहे आज करवा लें या कल दलाइल करवा लें। तो ये बॉटम लाइन थी। और एक मुज़ाहिर नकवी साहब के जो रिमार्क्स थे आज, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के, उन्होंने एक, क्योंकि फैसल साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि आप स्पोर्ट्समैन भी हैं, तो ये बताएं कि अगर किसी टीम के 3 कप्तान हों तो वो कैसे जीतेगी। इस पर इससे पहले कि फैसल साहब कोई बात करते, जमाल मंदोखेल साहब, जैसे जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि जी कप्तान और वाइस कप्तान तो होते हैं। और इस पर मुज़ाहिर नकवी साहब ने एक दफ़ा फिर कहा कि जी कप्तान एक ही अच्छा लगता है। और खैर यूँ मामला जो है वो आगे बढ़ गया। ज़ुल्करनैन, बड़ी एक वाज़ेह तफरीक नज़र आ रही है, और अभी आज भी जजेस को कहा गया कि आप बात करें ना करें, सवालात ना करें। बहुत सारी चीज़ें जो शायद कभी बराह रास्त नहीं इस तरह दिखाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग, तो जो कमरा अदालत के अंदर होने वाली चीज़ें थी वो लोगों तक नहीं जाती थी, लेकिन अभी तो बिल्कुल एक्सपोज हो गई हर चीज़। क्या आप देखते हो मुस्तकबिल में ये फ़ायदा देंगी चीज़ें जो अभी हुई हैं पिछली 4-5 समातों में, या इससे जो इमेज है वो थोड़ा गड़बड़ा गया? देखिए समी साहब, ये सवालात से रोकना ये पहला वाक़या नहीं है। आपको याद होगा खुद जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का जब केस था, उसमें सवालात करने पर ही और दलाइल ना देने का मौका देने पर ही जजेस में तकरार हुई थी। और जस्टिस सज्जाद अली शाह जो अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने जस्टिस मकबूल बाकर को कहा था कि अब अगर आपने इंटरफेयर किया मेरे सवाल में या एडिशनल अटॉर्नी जनरल की बात में तो मैं उठ के चला जाऊँगा। उन्होंने कहा उठ के तो हम भी जा सकते हैं। फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान थे, उन्होंने बंदयाल साहब से रिक्वेस्ट की कि आप सभी 10 मिनट के लिए अगर ब्रेक ले लें तो काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। अभी भी आमिर रहमान साहब ही हैं एडिशनल। अब वो उनको तो खैर मैं मजाक में छेड़ता हूँ कि आप अटॉर्नी जनरल ऑफिस की एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि आप बरकरार रहते हैं, एजेस चेंज होते रहते हैं, आप वहाँ की ब्यूरोक्रेसी हैं। अच्छा, तो मामला ये है कि काजी साहब जैसे फरमा रहे थे आज मुनीब अख्तर साहब को कि आपने माइंड बना लिए तो फैसले में लिख दीजिएगा। अभी वकीलों के दलाइल पहली हियरिंग में शुरू ही नहीं हुए थे, जब काजी साहब ने खुतबा पूरा दे दिया था कि कानून तो बहुत अच्छा है, पार्लियामेंट ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, बेहतरीन हो गया, मसला किसको क्या है। तो वो भी फैसला लिख देने की दफ़ा फिर उनको भी क्या ये बार बार सवाल पूछने की ज़रूरत है। अथर मिनल्ला साहब हर वकील के मुंह में कोशिश कर रहे होते हैं ये डालने के, जी आप सिर्फ ये बोल दें मुखालफत करने वाले को कि कानून बहुत अच्छा है, तो वो भी फैसले में लिखे, जज सवाल पूछे ही ना। फिर वकील आए, 2 जुमले बोले, कागज़ लिख के दे दे और ये पढ़ के आगे फैसला सुना दें। फिर ये दलाइल वाला, ये इतने दिन चलाने वाला तो टोपी ड्रामा ही लगता है। फिर अगर इसी तरीके से काम करना है तो जज के माइंड में एक क्वेश्चन आया, वो उससे पूछेगा नहीं जब तक जवाब नहीं उसका आएगा, उसका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। इलेक्शन कमीशन के वकील से
इंतखाबात के केस में पूछा गया था कि क्या आपको अगर सिक्योरिटी और फंड्स मिल जाएं तो इलेक्शन करवा सकते हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल करवा देंगे। बाद में जब वो रिव्यू में आए तो इसी सवाल के जवाब पे ही वो उनकी पकड़ हुई कि आपने तो कहा था हमें फंड और सिक्योरिटी देते हम करवा देंगे, अब आप कहते हैं हमारा इख्तियार नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, और उनका रिव्यू डिसमिस हो गया। तो सवालात इंपॉर्टेंट होते हैं जजेस के, अपने समझने के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ मसला ये है कि एक जज सवाल करता है, दूसरा जज उसको काउंटर आंसर दे रहा होता है। तो ये वकील कम बोलता है और जज ज़्यादा बोल रहे होते हैं, पता नहीं कि किसने किसको वकील किया हुआ या किसने किसको जज किया हुआ है। ये तो अब जब नतीजा आएगा इस केस का इसका पता चलेगा। अच्छा फ़खर रहमान, मुझे ये बताइए कि ये अभी से जो इतनी तकसीम है, एक साल जो लगता है मुझे काजी फायज़ ईसा साहब का बड़ा धुआंधार किस्म का होगा, और हमें लग रहा है कि ये डिवीज़न जो है ये इसी तरह आगे चलेगी, तो विल इट बी हेल्पफुल फॉर द सिस्टम? हाउ डू यू सी दैट? बहुत शुक्रिया समी साहब। पहली बात तो आज जो मैं आपके इस प्रोग्राम में रखना चाहूँगा वो थोड़ी सी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में होगी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि आपको याद होगा कि एक ज़माना था जब जनरल ज़ियाउर हक ने आइन में कुछ ऐसा हिस्सा डाल दिया था जिसके तहत वो किसी भी शख्स को कहते थे कि आप वज़ीर-ए-आज़म हैं और जाएँ जाके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। फिर उसके बाद आर्टिकल 58(2)B के तहत सदर के पास इख्तियार होता था वो जिसको चाहे चलता कर दे जिस वक्त मर्जी। और फिर हम देखते रहे कि कई असम्बलियाँ इस तरह तहरील हुई। जब 97 में पीपल्स पार्टी और PMLN ने मिलकर 8वीं तरमीम को ख़त्म किया और सदर का ये इख्तियार ख़त्म किया, तो उस वक़्त हम ये बात सामने आई थी कि अब अगर कुछ हुआ सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में तो फिर मार्शल लॉ सामने आएगा। और हमने देखा फिर 12 अक्टूबर को 99 को मार्शल लॉ भी जो था वो लग गया। उसके बाद हमने जुडिशरी की तहरीक देखी, और फिर जब साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे जब वो बहाल हुए तो जजिस साहिबान ने आकर PCO जजिस का रास्ता रोकने के लिए और आइंदा किसी भी मिलिट्री टेक ओवर को रोकने के लिए अपने जो रूल्स जो थे उसमें एक तरमीम की थी, और वो ये थी कि आइंदा कोई भी जज मिलिट्री टेक ओवर को अगर वैलिडेट करेगा तो वो अपने मनसब पर कायम नहीं रहेगा। आज रूल्स के हवाले से, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रूल्स हैं वो चीफ जस्टिस को बेंच बनाने का इख्तियार देते हैं और वो करते हैं, ये नुक्ता जो था प्रीडोमिनेटली शुरू में उठाया गया। मुझे खदशा ये लग रहा है कि अगर ये मामला इसी तरह चलता गया तो फिर ये खुदा न खास्ता फिर से सुप्रीम कोर्ट जो है ना मिलिट्री टेक ओवर या मार्शल लॉ का रास्ता खोल देगी, क्योंकि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस साहब की जो इख्तियारात हैं और जो 1980 के रूल्स हैं जिसके तहत सू मोटो और 184(3) के मामलात हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं अगर इसको देखा जाए तो ये एक बड़ी ही डेंजरस पैथ की तरफ जो है ना रास्ते की तरफ जाना शुरू हो गए। क्योंकि जिस तरह हम कल बात कर रहे थे कि पहले कहा जाता था कि जुडिशियल एक्टिविज़म है, अभी एक जुडिशियल डिक्टेटरशिप नज़र आ रही है। और वो क्योंकि चीफ जस्टिस साहब एक तरफ अपने इख्तियारात को डिवॉल्व करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अमलन वो तमाम जजेस को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने आज किसी को बोलने नहीं प्रैक्टिकली रोक दिया, रोक दिया कि आप सवालात ना करें, इनको बोलने दें। देखने में ये आया है कि आपको याद होगा, मैं आपकी बात बहुत अहम है। अगर समाअत के दौरान फुल कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट और कुछ बड़े सीनियर जज साहब जो फ्यूचर के चीफ जस्टिस भी हैं वो एक सवाल कर रहे हैं वकील से, तो मौजूदा चीफ जस्टिस का ये कहना कि आप सवालों के जवाब ना दें, ये मैं नहीं पता ये मिसकंडक्ट है, मुझे नहीं पता ये कोई तौहीन है, क्योंकि जो उनके कोलीग्स हैं, उनके साथी जजेस हैं, वो भी रुतबे में उन्हीं के बराबर हैं। वो अगर सवाल कर रहे हैं और कोई उनसे कहे वकील साहब से कि आप जवाब देने के बजाय अपने आर्ग्यूमेंट पर फोकस करें, तो मुझे तो लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो रवायात हैं या शायद कानून की भी खिलाफ वर्जी होगी। रहनुमाई फरमाइए मेरी ये सवाल। मैं आपकी इस बात से, देखिए आपने बहुत अच्छा इस पर नुक्ता उठाया। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जनाब चीफ जस्टिस साहब के जो इख्तियारात हैं वो दो मज़ीद जजेस के दरमियान में जो है ना मुशावरत के शक्ल में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएँ, डिवॉल्व हो जाएँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो चाहते हैं कि बिल्कुल हर चीज़ जिस तरह वो चाहते हैं वो उस तरह, और ओपन कोर्ट में जिस तरह से अभी फुल कोर्ट नहीं है ये, उसकी वजह ये है कि फुल कोर्ट जब 17 जज होते हैं तब होती है, ये एक 15 रुकनी लार्जर बेंच है। एनी हाउ, अगर आप इस सारे कंडक्ट को देखें तो जब वो क्या नाम था उनका, तारिक सरदार तारिक नहीं वो जो KTR ख्वाजा तारिक, अच्छा ख्वाजा तारिक रहीम, वो आई नहीं है अदालत नहीं वो आप देखें ना, जब उन्होंने आगाज़ किया था दलाइल का तो चीफ जस्टिस साहब ने उनको
सवालात की एक बम्बार्डमेंट की थी और आखिर में वो उनको अपनी निशिस्त पे जाके बैठना पड़ा था, क्योंकि सवालात ही इतने आगे थे कि वो अपना क्या प्रपोजिशन पेश करते, क्या कुछ करते। अच्छा, ये बायस फ्लोट हो रही है, क्योंकि अगर चीफ जस्टिस साहब अपने किसी साथी जज को ये कहें कि आपने तो माइंड बना लिया है तो आप अपने फैसले में ये बात लिख दें, कल को अगर चीफ जस्टिस साहब को कोई ये कह दे कि जनाब आपने भी माइंड बनाया हुआ है पहले से और आप भी अपना जो भी फैसला है वो जो भी बात है फैसले में लिख दें, ये देखें ये एक ये मेरा ख्याल है ये आप वो उसको ज़्यादा आगे चली गई ये बात, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने किया। जो जुडिशियल प्रोप्राइटरी है वो इस बात की मुतकाजी है कि अगर देखें 17 जजेस की भी हमने समाअत देखी है, फुल कोर्ट को भी हमने देखा है, बड़े बड़े सवालात होते, बड़े जवाबात दिए जाते, एक तरफ एतजाज एहसन होते थे, अकरम शेख होते थे, वो तो खैर माहौल ही नहीं है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। KTR साहब के हवाले से आपको बता दूं कि कल इम्तियाज सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी वो इस वजह से कोर्ट नहीं आते कि अच्छा, मैं इम्तियाज सिद्दीकी साहब के हवाले से मैं थोड़ा सा टची भी हूँ, इसलिए कि मैं भी इस मुकदमे में मेरी भी पिटीशन है चौधरी गुलाम हुसैन के साथ, और इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब हमारे वकील हैं, मेरे और चौधरी गुलाम हुसैन साहब के। तो बेसिकली लेकिन उनके साथ जो रवैया रखा गया, जिस तरीके से कहा कि तौहीन का नोटिस दे देंगे और आप बैठ जाएं, शायद चौधरी साहब और मेरा नाम भी उनके साथ जुड़ा हुआ था, सहाफ़ी भी इसमें पटिशनर थे, तो आप भी ARY से हैं मोहसिन साहब, आपका भी कोई दिल दुखा नहीं कि चौधरी गुलाम हुसैन साहब का जो वकील है उसके साथ ऐसा अदालत में सलूक हो रहा है? समी साहब, ये सिर्फ बात ये है कि आपके साथ या हम मेरे साथ या किसी एक के साथ नहीं हो रहा है, ये हर दूसरे वकील के साथ वहाँ पे हो रहा है। ये तो चलें लाइव ट्रांसमिशन जा रही है, सारी बराह रास्त नशरियात हैं इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की, लेकिन आम तौर पे भी हम जो रूटीन की केसेस होते हैं वहाँ पे उस दिन एडिशनल अटॉर्नी जनरल का केस था, वहाँ पे उन्हें कहा गया कि जी आपको जुर्माना कर देंगे, आपको फाइन कर देंगे, आप जुर्माना अपनी जेब से देंगे, एक रवैया ये एक रूटीन में। अच्छा, कल जब ख्वाजा तारिक रहीम साहब के हवाले से इम्तियाज सिद्दीकी साहब ने कहा कि मैं उनका पैगाम आपको पहुंचा रहा हूं कि वो आपके रवैये की वजह से आज अदालत में नहीं आए, तो ये मेरे ख्याल में रवैयों में बहुत ज़्यादा बेहतरी की, पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामलात इस वक्त पेंडिंग है जजेस के आपस में भी, जिनसे एक जज का फैसला दूसरे जज ने करना है। तो मेरे ख्याल में जब इतना ज़्यादा ये डिवीजन सामने आ जाएगी तो फिर वो कोई मॉरल अथॉरिटी मुझे बताइए, मज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से जो बंदियाल साहब ने भेजा था सरदार तारिक साहब को कि जी कुछ नोट दें इनके बारे में जो रेफरेंस आए हैं, वो उनकी रिपोर्ट तो जा चुकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, लेकिन उसके मंदरजात का भी नहीं पता चला। लेकिन जो सहाफ़ी इनके नज़दीक हैं काजी फायज़ साहब के, उन्होंने वीलॉग्स में और इधर उधर बिल्कुल उन्होंने निशाना बनाया है मज़ाहिर नकवी साहब को। आपको लगता है कि इस केस से फारिग होने के बाद फिर ये उस तरफ रुख करेंगे काजी फायज़ साहब? जो मैंने इस केस में हालात देख लिए हैं या पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देख लिए हैं, उसके बाद तो देखें आप ये कहना कि ये बिल्कुल गैर जानिबदार होगा सारा प्रोसेस, वो तो नहीं, ये तो अब इसके ऊपर तो बहुत सारे सवालात उठ गए हैं। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक उस शिकायत की बात है तो इस तरह की दर्जनों शिकायत बाकी जजेस के खिलाफ भी पड़ी हुई हैं। अगर उस वक्त ओपिनियन के लिए भिजवाया गया था तो ओपिनियन इतना होल्ड क्यों किया गया, इतना होल्ड करके ओपिनियन क्यों भिजवाया गया, और उसके बाद अब जब ओपिनियन भिजवा दिया गया है तो उसके बारे में अब देखें फर्दर क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने अगर वो रखा जाता है ये मामला। जुल्करनैन, इसमें मैं एक चीज़ एक मुझे सिर्फ कह लेने थे, फिर जो भी आप में से बात करना चाहे, जो यानी जो इल्ज़ामात हैं मज़ाहिर नकवी साहब पर बिल्कुल लग़्व हैं, बेबुनियाद हैं, इसलिए कि उन्होंने तमाम चीज़ों की उनके वकील ने डिटेल भी शाया कर दी हुई है, और फिर जिस तरीके से ये इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की गई है मज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इजाज़त के बग़ैर, इसी नुक्ते पर तो काजी फायज़ ईसा साहब खुद सुप्रीम कोर्ट में बरी हुए। अब बिल्डिंग्स तो वो थी ना, हैं, अभी तक कोई रसीदें तो नहीं आई, लेकिन इसलिए कि वो इंफॉर्मेशन जिस तरीके से गैदर की गई वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कंप्रोमाइज़ उससे हो सकती थी, तो ये इनको इनकी बरीयत हो गई। तो क्या अब ये असूल यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा? अब कोई भी बात कर ले, असूल तो बिल्कुल अप्लाई होना चाहिए इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक। मैंने एक बार पहले भी याद है जब नकवी साहब के लेटर वाली बात हुई थी तो आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था, बोल टीवी पे जब आप करते थे प्रोग्राम, कि डिक्लेयर्ड असासों का केस वो सुनेंगे जिनके अपने अनडिक्लेयर्ड हैं। तो बहरहाल अब देख लिया आगे। फ़खर आप भी कुछ कह रहे थे?
देखिए ये जो जजेस के ऊपर इल्ज़ामात की जो बात है और जिस तरह से हम सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा है कि डिवीज़न सामने आई है, ग्रुपिंग सामने आई है, इसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की आर्टिकल 209 के तहत जो कॉम्पोजिशन है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ गया। उसकी वजह ये है कि अगर 10A फ्री ट्रायल की और फेयरनेस की बात करता है तो ये जजेस के हवाले से भी एप्लीकेबल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनको भी वो राइट उसी तरह से मिलते हैं। तो ये आइंदा अगर किसी भी जज के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई मुकदमा खुलेगा या कोई तहकीकात खुलेगी तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। फ़खर भाई, मैं फ़खर भाई से एक सवाल करूंगा। फ़खर भाई, ये जो आपने एपिसोड पिछले कोई 3-4 बराह रास्त नशरियात में अदालती कार्रवाई की में देखी, उसके बाद आपको नहीं लगता कि बहुत सारे सवालात पहले ही उठ गए हैं जानिबदारी गैर जानिबदारी के हवाले से? जी वो तो देखें ना, वो तो फिर अगर किसी एक जज के बारे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला उठेगा तो वो भी ये कहेंगे कि जी आप रिक्यूज़ करें, क्योंकि आपका तो रवैया ही मुतसबाना है, आप बायस्ड हैं, आपने मेरे हवाले से ये रवैया पहले से इख्तियार किया, मुझे आपसे इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। और इन एतराज़ात पे आई गेस कोई इसी तरह के एतराज़ात थे, इस तरह के नहीं लेकिन एतराज़ात पे जस्टिस इजाजुल एहसन उस वक्त जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ वो और जस्टिस सरदार तारिक साहब अलग हो गए थे। तो ये तो एक सवाल मोहसिन से मैं भी पूछूंगा। जी जी, होपफुली जो नेक्स्ट फ्लिक सीरीज का मौजूदा सीजन है इसका कल लास्ट एपिसोड हो, अगला सीजन कब जारी होना है, कुछ इत्तला है? देखें अभी तो ये पहली ये जो एपिसोड थी ना, इसमें बहुत सारे जो एक नैरेटिव बनाने वाले लोग थे जिन्होंने नैरेटिव बनाया था बड़े आइन पसंदी और इस तरह का, वो तो चले सारा इन 3-4 समातों में खत्म हो गया। अर्तुगरुल का मुकाबला नहीं कर सके लोगों को हकायक तो पता चले, लोगों को हकायक और असल तस्वीर पता चली है। मे बी हम जब बाहर आके कहते थे कोई भी बात जुल्करनैन साहब, तो शायद उस तरीके से शायद हम नहीं थे एक्सप्लेन कर पाते लोगों को सही, लेकिन अब लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया है कि कौन अंदर बैठ के क्या कर रहा है। एक बात में यहाँ पे जो आज फैसल सिद्दीकी साहब ने गुमराहकुन दलाइल देने की कोशिश की और ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पार्लियामेंट जो है ना वो कुछ भी कर सकती है, और 2/3 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसके इक्विवेलेंट जो है ना ये एक्ट की प्रपोजिशन वो देने की कोशिश कर रहे थे। ये बिल्कुल यकसर गलत बात है। कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को खुद भी गवर्न करता है और कॉन्स्टिट्यूशनल जो इदारे हैं उनको भी गवर्न करता है। अच्छा, मेरा एक बात मैं करना चाहूँगा आपसे, जिसको ये पार्लियामान कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब और उनके साथी जजेस, यानी जिसमें चंद लोटे बैठे हुए हैं जो सिंध हाउस में जमा हुए बल्ले पे वोट लेके, तो उन्होंने किसी के कहने पर अपनी वफादारियां तब्दील की। फिर राजा रियाज लीडर ऑफ द अपोजिशन जो नून लीग में शामिल हो गया, और नून लीग के वो लोग जो अपनी अरबों रुपए की करप्शन छुपाने के बचाने के लिए लेजिस्लेशन कर रहे हैं, उसको पार्लियामान कहना पार्लियामेंट की तौहीन है। ये कौन किसको ये गुमराह कर रहा है? और एक बात और आप ज़रा अपने वो ठीक कर लें, ये नेटफ्लिक्स नहीं है भाईजान, ये कोर्टफ्लेक्स है। ये जो सीजन चल रहा है ना जो टीवी पे, ये कोर्टफ्लेक्स है जी। अच्छा, मैं जुल्करनैन साहब से एक सवाल, मेरा एक सवाल है इनसे, वो ये क्योंकि मैं यहाँ पे 2 हफ्ते ज़रा छुट्टियों पे था, यहाँ मौजूद नहीं था, क्या कोई नीयतों के हवाले से भी टेस्ट शुरू हो गया है? क्योंकि ये भी रिमार्क्स सुनने में आए कि जी वो पार्लियामान की नीयत पे नहीं शक किया जा सकता, लेजिस्लेटर की नीयत तो अल्लाह जानता है, ये नीयत का टेस्ट भी जुल्करनैन साहब शुरू हुआ है? जी सर, लेबॉर्ट्री कायम की है नहीं इसके लिए। अच्छा। और सारों के सैंपल लेने के लिए एक बंदा गया था पार्लियामेंट में, वहां से सैंपल साथ बैठे थे वो जो नजर आ रहे थे, सर सैंपल कलेक्ट कर रहे थे, वो अब उन्होंने रिजल्ट दे दिए कि नीयत पे तो अब सोच। एनीथिंग यू वांट टू ऐड फखर? मैं तो ये आप जो तौहीन की बात कर रहे थे, तो फिर वो जो तौहीन पार्लियामान का कानून बना था ना, वो पार्लियामान पे ही लागू कर दें तो अच्छा था। क्योंकि जिस तरह से आज मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने भी दोबारा शिकवा किया कि जनाब ये जो कानून साजी हुई थी वो रिकॉर्ड तो अभी तक सामने आया नहीं है, इन्होंने तो दिया तक नहीं रिकॉर्ड कि किस तरह से ये कानून बना है, वो तो ज़रा बताएं ना कैसे हुआ है। तो वो चीज़ हकीकत सामने आएगी तो पता चलेगा आपको। ये जितनी बातें आपने की ना कि किस तरह से लोगों ने ठीक हो गया वफादारियाँ तब्दील करके कानून। बहुत बहुत शुक्रिया फ़खर और जुल्करनैन और मोहसिन। नाजरीन, कल 1 घंटा अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा है कि हम लेंगे टाइम आर्गूमेंट्स का। आई होप कि ये कोर्टफ्लेक्स सीज़न 1 जो है ये कल अपने अंजाम को पहुंचे, और फिर उसके बाद देखें, क्योंकि काजी साहब कह रहे हैं बार बार, मैं तो रुका हुआ हूँ इसी केस की वजह से, और बस हमें इम्पॉर्टेंट केस जो हैं वो नज़रअंदाज हो रहे हैं। लेट्स सी कि 90 दिनों में इंतखाब, क्या ये भी काजी साहब कोई आइन के की अहमियत इसको भी समझते हैं? क्योंकि वैसे तो वो कह रहे हैं कि पार्लियामान पार्लियामान पार्लियामान, तो 90 दिन आइन कहता है, तो वो तो
अब देखना है कि क्या होता है। कल तक फिर इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।